हाँ बेटा। अब ये कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है ये बताएंगे। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है। देखो बेटा, यहां कैपिटल है 10, कैपिटल है 10, पूंजी है 10 और लेबर है 5। ठीक। ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे आ जाओ तो कैपिटल हो गई, नहीं, और थोड़ा सा कर लो, मान लो हो गई 6। कितनी हो गई? 6। और लेबर बढ़ के 2 हो गए। ठीक। सी पॉइंट पे आ जाओ तो कैपिटल हो गई 6, 4 3। कितनी हो गई? और लेबर हो गए 9। लेबर हो गए 9। तो यहां क्या दिख रहा है? ए बी सी बिंदुओं में क्या दिख रहा है? ए बिंदु पे हमारा लेबर बढ़ रहा है। ए से बी बिंदु पे क्या हो रहा है? लेबर कितना बढ़ रहा है? 2। और कैपिटल कितनी कम हो रही है? 4। कैपिटल कितनी कम हो रही है? 4, 4। अगर बी से सी बिंदु पे आओ तो लेबर 2 ही बढ़ रहा है और कैपिटल कितनी कम हो गई? 3। तो पहले से कम कैपिटल कम हुई कि नहीं? पहले से पूंजी कम कम हुई कि नहीं? तो जब कैपिटल कम कम होती है, ओ वाई एक्सेस कम कम होता है, तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। ये डिमिनिशिंग है, घटता हुआ है। कैसा है? घट। कैपिटल कम छोड़ी जा रही है, धीरे धीरे कैपिटल कम छोड़ी जाए। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर। घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जब घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है तो आइसोकांट झुक जाता है ओरिजिन की तरफ। घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तो हमारा आइसोकांट कन्वेक्स हो जाता है। क्यों बेटा प्रयास? आइसोकांट कन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग है। जो हम कैपिटल छोड़ रहे हैं पहले से कम छोड़ रहे हैं। क्यों बेटा अर्जुन? प्रतिस्थापन की तकनीकी सीमांत दर घटती है कि बढ़ती है? डिक्रीज होती है। इसीलिए मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसीलिए मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। क्लियर? ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोकांट, समोत्पाद वक्र की विशेषताएं। अब हम आते हैं उत्पादक संतुलन, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एक उत्पादक को कहां फायदा होगा, कहां बेनिफिट होगा, मैक्सिमम बेनिफिट कहां होगा? प्रोड्यूसर
मिले, क्या मिले? अधिकतम उत्पादन मिले और न्यूनतम लागत हो। लागत क्या हो? कम से कम हो। क्यों प्रयास? प्रोडक्शन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और मिनिमम कॉस्ट हो। उसकी तीन शर्तें हैं, तीन कंडीशन है, तीन शर्तें हैं। उन शर्तों को बताने से पहले हम लागत रेखा की बात करेंगे। सम लागत रेखा, इसो कॉस्ट लाइन, ये हमारी इसो कॉस्ट लाइन है। सम लागत रेखा इसो कॉस्ट लाइन है। मान लो प्रोड्यूसर के पास 1,000 रुपए है, जो उत्पादक है उसके पास 1,000 रुपीज है। अब उसी में से उसको मशीन भी लगानी है और लेबर भी। यहां हमने कैपिटल ले ली और यहां हमने लेबर ले लिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा? अगर ए पॉइंट पे है तो मशीन 8 लगाएगा और लेबर 10 लगाएगा, है। अगर बी पॉइंट पे है तो मशीन 5 कर देगा और लेबर 15 कर देगा। ये है आइसो कॉस्ट, सम लागत रेखा। अब सम लागत रेखा कहने का मतलब है, अगर वो कैपिटल कम कर रहा है तब लेबर बढ़ रहा है, जब पूंजी कम कर रहा है तब श्रमिक बढ़ रहे हैं। मतलब श्रमिक की कीमत प्राइस ऑफ लेबर डिपेंड करेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत पे। काहे पे डिपेंड करेगी? अगर लेबर बढ़ाना है तो पूंजी कम करनी है, पूंजी को छोड़ना पड़ेगा। तो प्राइस ऑफ लेबर डिपेंड करेगी प्राइस ऑफ कैपिटल पे। किस पे डिपेंड करेगी? प्राइस ऑफ कैपिटल पे। तो अगर हम इस आइसो कॉस्ट सम लागत रेखा का ढाल निकालें, क्या निकालें? स्लोप, स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट अगर हम निकालें तो हो जाएगा प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। नहीं समझे बेटा? लेबर की प्राइस डिपेंड करेगी कैपिटल पे और कैपिटल की प्राइस डिपेंड करेगी लेबर पे। तो स्लोप क्या हो गया? पी एल अपॉन पी सी। ठीक है, लिख लो बेटा। क्यों बेटा? अर्जुन, लेबर की प्राइस कैपिटल की प्राइस पे डिपेंड करेगी कि नहीं? ठीक बेटा। अब हम आते हैं, तीन कंडीशन क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन की तीन शर्तें क्या है? उपभोक्ता संतुलन की तीन शर्तें क्या है? थ्री कंडीशन। पहली कंडीशन है, बन गया बेटा? पहली कंडीशन है, पहली शर्त है, बजट रेखा समोत्पाद वक्र को स्पर्श करे। लागत रेखा समोत्पाद वक्र को
टच करे, स्पर्श करे। जो आइसोकास्ट लाइन है वो आइसोकांट कर्व को टच करे। ये है हमारी आइसोकास्ट कर्व और ये हमारी है आइसोकांट। ठीक है, 100 का ई बिंदु पे टच कर रहा है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, पहली शर्त सही है। हम कैपिटल का यूज कर रहे हैं 5 और लेबर का यूज कर रहे हैं 10, प्रोडक्शन 100 का मिल रहा है। उत्पादन कितने का मिल रहा है? 100 का। प्रयास प्रोडक्शन कितने का मिल रहा है बेटा? 100 का। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी शर्त है स्लोप ऑफ आइसोकास्ट, सम लागत रेखा इक्वल होनी चाहिए स्लोप ऑफ आइसोकांट, समोत्पाद वक्र के। काहे के? सम लागत रेखा का ढाल बराबर होना चाहिए समोत्पाद वक्र के ढाल के। अब तुम लोग देख रहे हो ई पॉइंट पे टच कर रही है, सम लागत रेखा को समोत्पाद वक्र टच कर रहा है। जब टच कर रहा है इसका मतलब दोनों के स्लोप बराबर है, दोनों के ढाल बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं PL प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, या हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ आइसोकास्ट, समोत्पाद वक्र का ढाल, या इसी स्लोप ऑफ आइसोकांट को लिख सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन की तकनीकी सीमांत दर। क्यों बेटा अर्जुन? ई बिंदु पे सम लागत रेखा और समोत्पाद वक्र का ढाल बराबर है कि नहीं? क्यों बेटा वर्तिका, दोनों का ढाल बराबर है कि नहीं? क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पे टच कर रहे हैं। तीसरी शर्त क्या है? थर्ड कंडीशन क्या है? तीसरी शर्त है आइसोकांट कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? आइसोकांट कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन। मतलब मूल बिंदु की ओर झुका होना चाहिए। लिखो बेटा समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए। ये तीसरी शर्त है। तो ये हमारी तीसरी शर्त भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि समोत्पाद वक्र झुका हुआ है, मूल बिंदु की ओर झुका हुआ है। और क्यों झुका हुआ है? क्योंकि प्रतिस्थापन की तकनीकी सीमांत दर घटती हुई है। अब अगर हम कहें एक आइसोकॉन 200 का है, इसका एक बिंदु E1 है,
क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताता है? ये उपभोक्ता संतुलन को नहीं बताता, क्योंकि न तो बजट लाइन टच कर, कॉस्ट लाइन टच कर रही है, न तो स्लोप इक्वल है, और न ही ओरिजिन की ओर वो है। तो तीन कंडीशन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन है समोत्पाद वक्र को लागत रेखा स्पर्श करे। दूसरी कंडीशन है समोत्पाद वक्र का ढाल लागत रेखा के ढाल के बराबर हो। तीसरी शर्त है जो समोत्पाद वक्र है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो। तो उपभोक्ता संतुलन पे क्वेश्चन आए तो यही तीन चीज लिखनी है, यही डायग्राम बनाना। ठीक है बेटा, बाकी कल बताएंगे। ठीक है, ओके बेटा।